कर दे। कल भाई जेब से स्लिप हो गया मोबाइल और स्क्रीन पे आ गया क्रैक। और अब मुसीबत ये है कि मैंने मालूम किया है तो वो कह रहे 30-35 हजार की लगेगी। हेलो भाई, अपडेट ये है कि मैं इंशाल्लाह क्लास ऑफ करके आ जाऊंगा, ठीक है, और मिलीनियम से पिक कर लेना मुझे। मैं निकलूंगा, निकलूंगा जब यहाँ से तो बता दूंगा ना तुम्हें कि मैं निकल रहा हूँ। तुम उस बंदे को रेडी रखो, बोलोगे भाई रेडी हो जाए सारे हथियार हथियार लेकर। यार मजहर भाई से बात नहीं हो सकी डायरेक्ट, वो क्या, लेकिन वो शागब भाई से बात हुई, उन्होंने कहा कि भाई मजहर भाई किसी के पास रेफर कर देंगे, वो खुद काम नहीं करते। हाँ, बाकी अभी एक उजैर हनीफ नाम के एक बंदा सामने बैठा हुआ है, देखते हैं उनके पास क्या इन्फॉर्मेशन है इस बारे में। ठीक। ओ ओ अल्लाह। कभी सही काम कर रही है और कभी बस ऐसे। सर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं? जी जी, वो शुरू हो गई रिकॉर्ड। जी बेटा। यार ऐसे तो मत डराओ, ₹1,00,000 का फोन है, अब उसपे मैं स्क्रीन ना बनवाऊं। ये इस हालत में बेचूंगा तो कोई 50,000 का भी लेगा? नहीं लेगा। यार तुम और मत डराओ मुझे। हाँ, कहाँ से डलवाई थी? तो दोबारा खराब हो गई? मैं देख रहा हूँ इसको कफन भी डाल के रखा हुआ। अब तक तो मैंने अपनी बेगम से शेयर नहीं किया, जाए कितनी दुखी हो जाएगी। बोलेगी 2 साल से मैं चला रही थी कुछ नहीं हुआ, अभी 1 महीना आपको हुआ है। अल्लाह अकबर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। खैर, तो हमने क्या कहा, ट्रेंड समझ में आया भाई सबको? एटॉमिक साइज का ट्रेंड ग्रुप में क्या होता है? अच्छा, पीरियड में देखते हैं। अब आ जाते हैं, देखते हैं ट्रेंड इन। ये बहुत लंबा करने लगा हूं मैं, लेकिन बात पूरी रिवाइज हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। अब बेटा पीरियड में अगर आप बात करें, और पीरियड में जहां जहां भी मैं बात करूंगा, मैं पीरियड 3 की एग्जांपल लूंगा जो बुक में गिवन है। तो पीरियड 3 शुरू कहां से होता है? पीरियड 3 शुरू होता है भाई सोडियम से, और सोडियम के बराबर में यहाँ पर मैग्नीशियम है, फिर एल्यूमिनियम है, फिर सिलिकॉन है, फिर फॉस्फोरस है, उसके बाद अल्लाह भला करे आपका यहाँ पर सल्फर है, फिर क्लोरीन है, और फिर आर्गन है। तो ये पीरियड 3 है। तो अगर हम पीरियड में जाते हैं लेफ्ट टू राइट, सादिया बात समझ में आ रही है? तो ये 11 है, ये 12 है, ये 13 है, ये 14 है, ये 15 है, ये 16 है, ये 17 और ये 18 है। तो अगर मैं इनकी कॉन्फ़िगरेशन करूं सादिया शरीफ, अगर आप मेरे साथ हैं तो इसकी क्या होगी? 1s2 2s1। मैग्नीशियम की क्या होगी? 1s2 2s2। एल्यूमिनियम की क्या होगी? 1s2 2s2 2p1। सिलिकॉन की क्या होगी? 1s2, बोलो बेटा, 2s2 2p2। और आर्गन की क्या होगी? 1s2 2s2 2p6। क्या ये बात समझ में आती है? तो भाई कॉन्फ़िगरेशन की ये बात समझ में आती है? अब तुम्हें मैं गौर क्या कराना चाह रहा हूं कि पहले एलिमेंट से स्टार्ट करो, आखिरी तक जाओ। पहले में भी कितना शेल है? 2 ही शेल है। और आखिरी एलिमेंट तक कितने शेल हैं? 2 ही शेल हैं। भाई 2 ही है ना, फर्स्ट शेल और सेकेंड शेल। तो पहली चीज जो तुम्हें नजर आई वो क्या, कि पीरियड में जब तुम लेफ्ट टू राइट बढ़ते हो नंबर ऑफ शेल्स नहीं बढ़ते। पहली चीज जो तुम्हें नजर आई कि पीरियड में जब आप लेफ्ट से राइट तक जा रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल्स नहीं बढ़ रहे। यस और नो? हाँ ना बोलो भाई, ऑनलाइन वालों। यस सर। अच्छा, अब शेल तो नहीं बढ़ रहे, लेकिन क्या न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा भाई? 11 से 18 हो गया ना, प्रोटॉन का नंबर 11 से। अच्छा, न्यूक्लियर चार्ज नहीं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है और डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा, शेल नहीं बढ़ रहे, तो इफेक्ट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? इफेक्ट बढ़ेगा। इफेक्ट बढ़ेगा तो न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन्स को वो ज्यादा ताकत से खींचेगा नहीं खींचेगा? बोलो। अच्छा, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है या कांस्टेंट है? जब शेल बढ़ ही नहीं रहा तो अंदर वाले शेल सेम है। जब अंदर वाले शेल सेम है तो इसका मतलब क्या होगा? शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है बाहर धक्का देने वाली फोर्स कांस्टेंट है और अंदर खींचने वाली फोर्स बढ़ती जा रही है। क्या ख्याल है? तो साइज क्या होगा? सेम रहेगा, छोटा हो जाएगा?
छोटा हो जाएगा। अच्छा, अक्सर होती है कि शेल्स तो चेंज नहीं हो रहे, तो साइज छोटा कैसे हो गया? तो साइज छोटा हो गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से, कि जो पुल होगा न्यूक्लियस का टू ऑन इलेक्ट्रॉन वो बढ़ता जाएगा। तो हम क्या लिखते हैं भाई? एज वी मूव डाउन फ्रॉम, सॉरी, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्या क्या कीवर्ड्स आ गए? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, हाँ भाई, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट है, और शेल नंबर भी क्या है? कांस्टेंट है ना? Yes, sir. इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड विद मोर फोर्स, सो दे कम क्लोजर, जिसकी वजह से साइज क्या होगा? एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, साइज Decreases. जोया घांची समझ में आ रही? घांची, जी सर, आ रहा है। निदा अली की बहन, निदा अली घांची की बहन जोया अली घांची। एनी क्वेश्चंस? नो सर। पसीना निकल गया मेरा बताते बताते तुम लोगों को। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट भाई? कोई मसला तो नहीं, आगे चलो। अगला बेटा खत्म हो गया एटॉमिक रेडियस, अब आ जाओ आयोनिक रेडियस। अब यहां से जो प्रॉपर्टीज मैं एक्सप्लेन करूंगा सिर्फ वो पीरियड के लिए करूंगा, पीरियड 3 के लिए, ठीक है? ग्रुप पे आप खुद ही अप्लाई कर लेंगे उस कॉन्सेप्ट को, कॉन्सेप्ट ग्रुप पे खुद ही अप्लाई कर सकते हैं, कीवर्ड्स आपको बाद मालूम है। आयोनिक रेडियस बेटा, आयोनिक रेडियस क्या होता है? जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? आयन में, ठीक है ना? जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? आयन में। और जो आयन का रेडियस है, आयन का रेडियस कैसे डिफाइन करते हैं? आयन के रेडियस को डिफाइन करते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एन आयन to the region where the probability of finding electron is least। थोड़ा टेक्निकल डेफिनेशन है, आसान लफ्जों में क्या है? न्यूक्लियस से लेकर वहां तक का फासला जो आखिरी हद है, जहां जिसके बाद इलेक्ट्रॉन नहीं है, आखिरी हद कौन होती? वैलेंस शेल। लेकिन सिंपल वैलेंस शेल क्यों नहीं कहा? उसका रीजन है टेक्निकल, लेकिन वो टेक्निकलिटी आपके सिलेबस में नहीं है। तो डेफिनेशन एक्यूरेट क्या होती है? एक्यूरेसी, अगर आप इसको लिंक करें कि द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ एन आयन to a region where the probability of finding electron is minimum। न्यूक्लियस से लेकर वहां तक का फासला जहां इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मिनिमम होगी। The distance between the nucleus of an ion to the region where probability of finding electron is minimum। Finding electron is minimum। कौन है? 5:25 इतनी मैथ पढ़ाई होती है? 4:30 देखो, अब मैं वही बोलूंगा कि अब तुम लोग, काश के तुम लोग अक्लमंद बच्चे होते, तुम्हें पता होता कि जिंदगी में हर चीज की वैल्यू है, ठीक है? खैर, कैटाइंस और एनाइंस, आइंस दो तरह के होते हैं, कैटाइंस और एनाइंस। कैटाइंस क्या होते हैं? जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसका पॉजिटिव चार्ज हैवी हो जाता है, वी कॉल इट कैटाइन। जब कोई, क्योंकि अच्छा, पॉजिटिव आयन हो या नेगेटिव आयन हो, वो इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है, प्रोटॉन लूज या गेन नहीं होते। ये भी एक मसला होता है, बच्चों को लगता है कि शायद पॉजिटिव आयन प्रोटॉन से बनता है और नेगेटिव आयन इलेक्ट्रॉन से, ऐसा कुछ भी नहीं है।
जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, क्योंकि एटम में आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं, बराबर। तो जब इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, हैवी, इट बिकम्स पॉजिटिव आइन। और जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज हैवी हो जाएगा, इट बिकम्स नेगेटिव आइन। इज दैट क्लियर? अब स्टेटमेंट लिखेंगे, कैटाइंस आर ऑलवेज smaller than their parent atoms, and anions are always larger than their parent atoms. सुबह सनिया नुमान आई थी क्लास में बायोगी, क्यों? मुझे शक हो रहा था कि नहीं आई। कल से तो ग्रुप पे 25 दफा डाला जा चुका, क्या बातें कर रही हो, पता नहीं था उसको क्लास। अब भाई सवाल आ जाता है एग्जाम में, अब जवाब मिलके देंगे, ठीक है ना। सवाल आ जाता है, वाई सोडियम आयन इज स्मॉलर देन सोडियम एटम whereas chloride ion is larger than chlorine atom। ठीक है जी, आए देखते हैं भाई क्या रीजन है इसका। बड़ा सिंपल है भाई, जो सोडियम एटम है, आए ड्रॉ कर लेते हैं सोडियम एटम फटाफट से। ये सोडियम का न्यूक्लियस है, ठीक है। और सोडियम की अगर आप कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2 2s2 3s1 बनती है। तो कितने शेल आ जाएंगे इसमें, 3, 1 2 और 3। सोडियम एटम में ये 3 शेल है भाई, कॉन्फ़िगरेशन से निकाला है मैंने, बात समझ में आती है? हेलो ऑनलाइन वालों? जी सर। यस सर। यस सर। और लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब जब ये सोडियम ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो क्या क्या चेंजेस आएंगे जरा समझिएगा। इलेक्ट्रॉन कम हो गए, लास्ट शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन था, वो क्या हो गया, लूज हो गया। अब लास्ट शेल कौन होगा, सेकंड शेल। तो इसका मतलब है डिस्टेंस फैक्टर बढ़ा नहीं बल्कि क्या हो गया, कम। डिस्टेंस फैक्टर कम होने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ा ही बढ़ा कंपैरेटिवली, क्योंकि 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन थे। अब 11 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 10 इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन 11 है। तो न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ा और इफेक्ट तो ड्रास्टिकली बढ़ जाएगा, इफेक्ट तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि डिस्टेंस कम हो गया है। याद है आयोनाइजेशन पोटेंशियल में भी हम पढ़ते थे, सक्सेसिव आयोनाइजेशन पोटेंशियल का कांसेप्ट था कि वैसे थोड़ी थोड़ी करके एनर्जी चेंज होती है, लेकिन जब शेल चेंज होता है तो बहुत ज्यादा एनर्जी चेंज हो जाती है। पढ़ा था ये चैप्टर 3 में। तो अब यहां पर अगर वो बात याद नहीं है तो ये बात समझ में आ रही है कि जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो सोडियम आयन के अंदर, जरा देखो क्या है, अगर मैं इसका सोडियम आयन बनाऊं यहां पर, तो सबसे पहले उसमें 2 शेल रह जाएंगे बस। जब 2 शेल रह गए, 2 शेल रह गए तो क्या हुआ, साइज छोटा हो गया, साइज छोटा हो गया। और क्यों छोटा हुआ, क्योंकि शेल रिमूव हो गया और जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन थे उनके ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा हो गया, जिससे इलेक्ट्रॉन बहुत करीब आ गए और शील्डिंग इफेक्ट कम हो गया। शील्डिंग इफेक्ट कम हुआ नहीं हुआ, ये जो कीवर्ड है घुमा घुमा के लेकर आने, शील्डिंग इफेक्ट क्यों कम हो गया, कि पहले इनर शेल से 2 शेल थे रिपेल करने वाले, अब 1 है। इज दैट क्लियर? तो ड्यू टू ऑल दीज रीजन जो एटॉम पॉजिटिव आयन बनेगा वो हमेशा अपने एटम से क्या होगा, छोटा होगा। इज दैट क्लियर? यस सर। रीजन मिल गया, तो क्या जवाब दोगे, समझ गए ना जवाब क्या दोगे। सोडियम की आयन क्यों छोटा होता है, क्योंकि आप देखते हैं कि शेल रिमूव हो जाता है, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द शेल कम हो जाता है, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यार इधर आ जाओ, तुम बड़े टाइम उठाए, तुम अब मुझे सही मशवरा दोगे। लेके तोड़ भी दिया टच काम कर रहा है, चल रहा है, कॉल वॉल सब ले रहा हूँ मैं से। अब मुझे बताओ, ये सिर्फ स्क्रीन चैनल चेंज होगी, पूरा पैनल जाएगा? पैनल सही है इसका, देखो पीछे डिस्प्ले भी ठीक आ रहा है।
अबे पीछे बैकग्राउंड में डिस्प्ले नजर नहीं आ रहा तुमको? अच्छा ये इसकी बात कर रहे हैं ना? टच भी काम कर रहा है। ये इसकी रिबन अंदर से लूज हो गई है, वो रिबन के ये लो, ये होता है टेक्निकल बंदा। हाँ जी, अब बताओ। हाँ यार, मैं तो अब तक दिल धड़ 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 कर रहा था। कल मैंने वॉलेट निकाला है स्लिप हुआ, और परसों मैंने इसका प्रोटेक्टर उतारा है। कुछ भी नहीं होता इसका, इसकी एक रिबन होती है अंदर, वो लूज हो जाती है, वो रिबन इसकी फिक्स होगी, ठीक है, अपनी जगह पे, और उसके ऊपर से ग्लास होता है, 3000 रुपए का ग्लास बन जाएगा बस बस, दैट्स इट। 3000 का ग्लास होगा, 1000 से 1500 रुपए वो इसकी रिबन अपनी वो रिबन दे देगा, 4-5 हजार में हो जाएगा। 4-5 आराम यार मुझे तो असल दुकान वाले ने कहा कि अगर आपका पूरा गया होगा ना तो 40,000 रुपए लगेंगे। पागल बना रहा हाँ यार, ये बंदा इतना जबरदस्त बंदा है ना। है। यानी ये कंफर्म है पैनल ठीक है इसका? पैनल ठीक है इसका, अगर पैनल अगर खराब होता है ना, थोड़ा बहुत डिस्प्ले भी नहीं देता है। ये तो पूरा डिस्प्ले कल से दे रहा है। ये रिबन लूज हो रही है इसकी, रिबन लूज हो रही है और इसका स्क्रीन ऊपर से गया है। इसमें ग्लास ऊपर से डल जाएगा, ठीक हो बस बस। ये मुझे मशवरा दे रहा था, मोबाइल भेज दे, दूसरा ले ले। अल्लाह जान में जान आई मेरे बच्चे। सर आप तुम कहाँ से? नंबर में व्हाट्सएप कर दो तो क्या आगे मेरे पास। कहाँ पर है वो बंदा? सदर में। सदर की मोबाइल मार्केट है, अब्दुल रहमान है, वो मास्टर है, इसकी स्क्रीन तुम्हारा रिपेयर कर देते हैं, उसके अलावा कोई नहीं कर सकेगा ये। उसको दिखा दो अब्दुल रहमान, तू कर देगा आपको आराम से। इसकी ये हाथ क्या कर देगा? हां हाथ क्या कर देगा? आपके हाथ कर देगा। हाथ आपको। सदर कब तक खुला होता है? सदर ये है कि अगर आप सुबह 4 बजे तक चले जाए, सुबह 4 बजे मतलब आएंगे दोपहर 4 या 5 बजे तक चले जाए तो बेस्ट रहेगा टाइम आपके लिए। 3 या 4 घंटे तो बस बिठाएगा वो आपको, और आप काम करेगा। 3 या 4 घंटे बिठाएगा? सर इसका प्रोसीजर भी तो आप देखें ना जरा क्या होता है। और अगर आपको एक मुझे कहे कि नहीं पैनल भी चेंज होगा, करेंगे नहीं चेंज करें? नहीं पैनल चेंज कराने की जरूरत है ही नहीं, जब पैनल खराब ही नहीं है, जब टच काम कर रहा है, जब डिस्प्ले दिखा रहा है, जब थोड़ी थोड़ी ग्रीन स्क्रीन हो रही है, तो इसका रिबन लूज होता है पीछे से। अच्छा, मैंने सैमसंग के आउटलेट में सर्विस के आने के बाद फोन किया ना, तो मैंने कहा भाई ये गिर गया। कहने भाई सिर्फ स्क्रीन हो या पैनल चेंज पूरा होगा 40,000 रुपए लगेंगे, 8 दिन लगेंगे। मैंने कहा भाई रहने दो यार। नहीं तो पागल बना रहे हैं, ठीक है। आप बस ये हो उसके पास अब्दुल रहमान के पास ले जाओ, उसके ऊपर से शीशा डालेगा वो, और उसकी स्क्रीन के अंदर से रिबन वो रिपेयर करेगा, दैट्स इट। कहाँ थे तुम मेरे बच्चे? पैनल तुमने कैसे जस्टिफाई कर दिया कि पैनल ठीक है, मैंने शक्ल नहीं पता चल रहा, वरना जो है पैनल बेटा मैं बता दूं वो काला आ जाता। काला आ जाता है या फिर पैनल पूरा डेड हो जाता है। ये जो साइड में जो काला आ रही है क्या है? ये कोई बस का इशू नहीं है, ये इसकी स्क्रीन जो वो झटका लगा है ना, अरे कितनी बुरी तरीके से गिरा है लाइन। अबे कहाँ बुरी तरह से गिरा है? बस यूं ही गिरी है, इतनी हाइट से गिरा है। लाइन भी आएगी इसके अंदर ना, लेकिन नहीं इसमें कोई इतना इशू नहीं होगा। इसका बस वो जैसे अंदर का जो फ्लिकरिंग हो रही है ना, ये तो शॉर्ट रिबन ढीली है इसकी। ये क्या है? ये स्क्रीन का उसके वजह से आया है। हाँ ये दब गया है, ये उसको अब्दुल रहमान को दिखा देना, हो सकता है शायद हीट से रिमूव हो जाए, या ये अपने आप थोड़ा टाइम बाद चला जाता है। क्योंकि इसके पीछे का भी टच काम तो कर रहा है। इसके पीछे वो लगा हुआ है ना, जो स्लाइडर होता है इनका, हाँ। वो भी बाहर आ रहा है। इसका वो कह रहा हूँ ना, बस इसकी स्क्रीन का रिबन देखो ना, अब नजर आ रहा है तुम्हें डैमेज कैसे हो। ये और ये लाइनें गई हैं, हाँ और ये लाइन इसका जो है रिबन अंदर से बस ढीला हुआ होगा, कुछ नहीं है, रिबन ढीला हुआ होगा बस। शुक्रिया मैं शुक्रिया। अभी जाके नंबर अब्दुल रहमान का नंबर भेज दो यार। कौन है ये अब्दुल रहमान? ठीक है जी। अल्लाह, कल से मैं सोच रहा हूँ कि गाड़ी में मैंने इतना काम कराया, 35,000 में हो गया। चलो भाई आगे चलते। अच्छा, अगला सवाल क्या पूछा था तुमने कि क्लोराइड आयन बड़ा क्यों है? शील्डिंग इफेक्ट कम हो गया ना, सोडियम आयन में जब इनर शेल कम हो गए तो शील्डिंग इफेक्ट कम हो गया। रेहा, इज दैट क्लियर बेटा? यस सर। अच्छा, अब क्लोरीन की बात कर लो। तो क्लोरीन में क्या सीन है? क्लोरीन में न्यूक्लियस है, ठीक है, 1 शेल 2 शेल 3 शेल, और फिर न्यूक्लियस 1 शेल 2 शेल और 3 शेल। अब क्या है, मान लो ये क्लोरीन एटम है, तो क्लोरीन एटम के अंदर क्या है? 1 2 3 4 5 है। ये कंडीशन है क्लोरीन एटम के अंदर। अब क्लोरीन आयन के अंदर क्या हुआ कि लास्ट शेल में एक और इलेक्ट्रॉन आ गया है। लास्ट शेल में एक और इलेक्ट्रॉन देखो आ गया है ना। अब इससे क्या हुआ? इससे हुआ ये कि जो न्यूक्लियर चार्ज था उसका इफेक्ट कमजोर हो जाएगा। भाई इलेक्ट्रॉन जब पहले 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रहे थे, अब प्रोटॉन 17 है लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18। तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ऑन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, वो कमजोर हो जाएगा। बोलो भाई। और जब वो कमजोर पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स को मौका मिलेगा दूर निकलने का। भाई क्योंकि खींच रहे हैं ना, अंदर से खींच रहा है वो,
जब वो इफेक्ट कमजोर पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू देयर सिमिलर चार्जेस एक दूसरे से रिपेल करने की वजह से क्या निकलेंगे, दूर निकलेंगे, जिसकी और यानी बेसिक रीजन ये शील्डिंग इफेक्ट के ऊपर क्या रीजन आ गया, शील्डिंग इफेक्ट सेम रहेगा, इनर शेल चेंज नहीं हो रहा, इनर शेल चेंज नहीं हो रहा, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा नहीं, शील्डिंग इफेक्ट उतना ही रहेगा। देखो आपके सिलेबस में शील्डिंग इफेक्ट जो डिफाइन हो रहा है ना इनर शेल से हो रहा है, हालांकि शील्डिंग इफेक्ट सही कह रहे हो वो भी होता है, तो इसलिए मैंने वहां वर्ड शील्डिंग इफेक्ट नहीं इस्तेमाल किया है क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में हो ही नहीं रहा। तुम डायरेक्टली बोलोगे कि जब इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो इलेक्ट्रॉन ऐड होने से रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन दूर निकल जाएंगे, they will move far apart which increases the size of an anion। समझ में आ रही? जो रीजन उठाओगे वो क्या उठाओगे कि जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, इलेक्ट्रॉन इज एडेड, बेटा समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ उससे क्या हुआ सादिया शरीफ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गई, इंक्रीज। जो सेम शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 7 की जगह जब 8 हो गए तो उनके दरमियान रिपल्शन क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन्स बस रिपल्शन लिखो, मूव अपार्ट, रेहा बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर। चलो ये हो गया आयोनिक रेडियस का ट्रेंड, आयोनिक रेडियस का कंपैरिजन, इज दैट क्लियर? अब आ जाए ट्रेंड में। ओए जब हम ट्रेंड की बात करते हैं तो ट्रेंड यहां हम सिर्फ देखेंगे ट्रेंड इन पीरियड, और यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन शुरू हो रहा है, सिर्फ क्या देखेंगे, ट्रेंड इन पीरियड। अब फिर वो ये कौन सा पीरियड हम पढ़ रहे हैं, ग्रुप पीरियड 3। तो पीरियड 3 क्या बताया था, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। क्लियर हो गई बात? इधर तवज्जो रखो बेटा, तवज्जो इधर बेटा। अब समझना, सोडियम से सिलिकॉन तक जो एटम्स हैं इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लूज, ये 1 लूज करता है, ये 2 लूज करते हैं, ये 3 लूज करता है, ये 4 लूज करते हैं। तो जब आप सोडियम से सिलिकॉन तक जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं। अब जो 1 लूज करेगा उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम बढ़ेगा, जो 2 लूज करेगा उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा बढ़ेगा, जो 4 लूज करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए। 4 इलेक्ट्रॉन लूज होने का मतलब है कि जो प्रोटॉन का चार्ज है वो 4 टाइम्स हेवियर हो गया। तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है सोडियम से सिलिकॉन पे जाते हुए, बिकॉज दे आर लूजिंग मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन, तो हम क्या देखेंगे, वो बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से जो पुल है बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स पर वो सबसे ज्यादा कहां होगा, सिलिकॉन पर। तो अगर हम सोडियम से सिलिकॉन तक जाएं तो एक तरह का ट्रेंड फॉलो होता है कि सोडियम से सिलिकॉन तक जाएं तो एटॉमिक आयोनिक साइज मुसलसल क्या होता जाता है, छोटा, एटॉमिक साइज क्या होता जाता है, मुसलसल रिड्यूस। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ठीक है, ये ट्रेंड एक ही तरह एक्सप्लेन नहीं हो रहा, अलग अलग तरह। तो सोडियम से सिलिकॉन तक ट्रेंड क्या होता है, साइज क्या होता जा रहा है, छोटा। रीजन समझ में आ गया? क्या रीजन है, इफेक्टिव मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट व्हिच इंक्रीजेस द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, therefore electrons are pulled towards the nucleus with more force। ठीक है, जबकि फास्फोरस से आपको पता है नॉन मेटल, और नॉन मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन, ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ये 2 और ये 1, और इलेक्ट्रॉन गेन करने से आपको पता है साइज बढ़ता है, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन किया फास्फोरस ने, तो सबसे ज्यादा साइज किसका बड़ा होगा नॉन मेटल में, फास्फोरस का। उससे छोटा किसका होगा, सल्फर का, और उससे छोटा क्या होगा, क्लोरीन का, क्लोराइड का, क्योंकि मैंने अभी ऊपर बताया कि नेगेटिव आयन जब बनता है तो क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट, सॉरी रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन बढ़ जाती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स को चांस मिलता है टू मूव अपार्ट। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर बच्चों? जबकि आर्गन का आप इसमें कंसीडर ही नहीं करते क्योंकि आर्गन ना इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना गेन करता है। इज दैट क्लियर? प्लस ही लगेगा, माइनस तो एक्सेप्शनल है। ठीक है, इसीलिए ग्राफ बेटा, ग्राफ बने हुए आते हैं नोट्स में, सारे ग्राफ दिए हुए मैंने, ग्राफ देख लेते हैं फटाफट से। अगर आप ग्राफ देखिए इसमें तो हम क्या देखते हैं कि सोडियम से सिलिकॉन तक, सोडियम से सिलिकॉन तक, अगर मान लीजिए सोडियम है
ये मैग्नीशियम है, समझ में आ रहा है ग्राफ कैसे बना रहा हूं मैं? एल्यूमिनियम तक सादिया शरीफ, जोया घांची और सिलिकॉन। बेटा ये साथ साथ याद करना है, साइज छोटा होगा, यस और नो? Yes, sir. और उसके बाद फास्फोरस से जब आप बात करें तो फास्फोरस नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल का साइज मेटल से बड़ा होगा छोटा Sir, होगा? आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। आएगी आएगी अभी आएगी। आ गई? नहीं सर। No, sir. बे भाई, हाँ भाई, तो अब जब इनके साइज बनाएंगे तो कैसे बनेंगे? ये ऊपर से बनेंगे बेटा, इनके साइज बड़े होंगे, ऊपर से बनेंगे। तो फास्फोरस, उससे छोटा सल्फर और उससे छोटा क्लोरीन या क्लोराइड, ये ऐसे बनेगा ग्राफ। ठीक हो गया? आर्गन नहीं आ रहा इस ग्राफ में, लॉजिक क्लियर है? क्योंकि आर्गन आयन फॉर्म नहीं करता। क्लियर है? तो फास्फोरस का सबसे बड़ा साइज है फॉस्फाइड का इनका, और क्लोराइड का उसमें सबसे छोटा है। और इधर से क्लियर हो गया इसमें? Yes, sir. चलो गुड हो गया। ग्राफ बना लो, ग्राफ। अच्छा, ग्राफ बने हुए आ जाते हैं, उसको पहचानना होता है किस चीज का ग्राफ है ये। तो ट्रेंड पढ़े होंगे तो आप लिंक कर पाएंगे कि किस चीज का ग्राफ है। इसमें क्या होता है, यहाँ नीचे एलिमेंट्स लिखे होते हैं और यहाँ आयोनिक साइज है, आयोनिक साइज। चलो अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। आयोनिक साइज अच्छे समझ में आ गया? आयोनिक साइज अच्छे से रीजन समझ में आ गया, कैसे ग्राफ बनेगा, क्या लॉजिक है इसमें? Yes, sir. Yes, sir. आगे समझ। चलो अब हेडिंग बनाओ, मेल्टिंग पॉइंट। तुम तो भैंस का वो पिछले 1.5 हफ्ते से 1.5 महीने से पीरियड 3 पढ़ रहे हो स्कूल में। उस दिन तो तुम बोल रहे थे पीरियड 3 कर रहा हूँ, बोला था ना इस क्लास में। अभी मुझे ना माइकल में एक बच्चा मिला, कहने लगा सर वो बिलाल अमीर की तो मैंने वीडियोस देखी ना, क्या यार, मैं तो, मुझे फिजिक्स का वो केमिस्ट्री का बोल रहा था, क्या वीडियोस हैं फलाना। मैंने कहा अभी तुम्हारा वास्ता पड़ा नहीं है कॉलेज में जाकर। खैर चलो, मेल्टिंग पॉइंट देखो बेटा, मेल्टिंग पॉइंट किस चीज पे डिपेंड करता है, अगेन इसको भी समझना है। क्योंकि अगर आप गौर से देखिए, सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर बोलो भाई फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। अब आप ये देखें कि मेल्टिंग पॉइंट किस चीज पे डिपेंड करेगा बेटा, ये जो 3 है, ये 3 है मेटल्स, है ना? बोलो भाई, ये 3 है मेटल, ये मेटलोइड है, और ये क्या है, नॉन मेटल्स है। अब जरा समझना, अगर हम मेटल की बात करें तो ये सोडियम, आप जानते हैं मेटल में मेटालिक बॉन्ड होता है बिटवीन आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो सोडियम में पर एटम जो इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे होते हैं वो 1 होता है, पोटेशियम मैग्नीशियम में 2, एल्यूमिनियम में 3। तो एल्यूमिनियम का जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में सराउंडिंग जो सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, उसमें पर एटम 3-3 इलेक्ट्रॉन होंगे, और सोडियम के सराउंडिंग सी में कितने होंगे, 1-1। तो अट्रैक्शन ज्यादा कहां होगी, एल्यूमिनियम में। अट्रैक्शन ज्यादा कहां होगी, आप समझ रहे हो, एक ही ट्रेंड है लेकिन रीजन अलग अलग कोड होंगे। सोडियम से एल्यूमिनियम तक मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, रीजन अलग है। रीजन क्या है कि सोडियम से एल्यूमिनियम तक आप जाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूटेड पर एटम टू द सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, वो बढ़ेगा, जिसकी वजह से जो अट्रैक्शन बिटवीन सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और एटम है वो स्ट्रॉन्गर हो जाएगी। तो सोडियम से एल्यूमिनियम तक जाते हुए मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। अच्छा, उसके बाद आ जाए सिलिकॉन में। बेटा मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जितना ज्यादा टाइट पैकिंग होगी आप उसको ब्रेक करने के लिए उतना ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा। अब ट्रेंड एक जैसा नहीं है, पीरियड तो हम एक ही पढ़ रहे हैं लेकिन ट्रेंड अलग अलग चीजों पे फोकस कर रहा है। तो सोडियम से एल्यूमिनियम तो सर क्या बता रहे हैं, मेटल है। तो जो मेटल है इसमें कंफ्यूज नहीं करना, ऊपर वाले में देखो सोडियम से सिलिकॉन तक एक रीजन था, ठीक है ना, और फिर फास्फोरस से अलग था। यहाँ क्या है, सोडियम से एल्यूमिनियम तक मेटल है, सिलिकॉन मेटल नहीं है।
तो सोडियम से एल्यूमिनियम तक जब हम जाते हैं तो मेटालिक बॉन्ड रीजन होगा। रीजन क्या होगा मैं लिख देता हूं, किस बुनियाद पे एक्सप्लेन कर रहे हैं रीजन हम लोग? रेहा तुमने पढ़ा हुआ बेटा, समझ में आ रहा है? हाँ जी सर, मेटालिक बॉन्ड। तो मेटालिक बॉन्ड होता था सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और एटम के दरमियान, न्यूक्लियस के दरमियान अट्रैक्शन। तो सोडियम जो है वो सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, मैग्नीशियम 2 और एल्यूमिनियम 3। तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नेगेटिव सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन किसका होगा? एल्यूमिनियम का, इसलिए एल्यूमिनियम के अंदर मेटालिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अच्छा, अब सिलिकॉन पे आते हैं। तो सिलिकॉन जो है ना बेटा, वो जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर बनाता है। क्या बनाता है? आपने पढ़ा हुआ सिलिकॉन क्या फॉर्म करता है? SiO2 का जाइंट स्ट्रक्चर। इवन के Si सिलिकॉन खुद अपने आप में एक जाइंट स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है। तो जब वो जाइंट, हालांकि ये नॉन मेटल है, लेकिन जब जाइंट स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा तो सबसे हाई मेल्टिंग पॉइंट पे चला जाएगा, क्योंकि इतनी कॉम्प्लेक्स बॉन्डिंग होगी कि उसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। सुनो, तो सबसे हाई मेल्टिंग पॉइंट पे कौन पहुंचेगा? सिलिकॉन। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अच्छा, अब नॉन मेटल पे आ जाओ। तो नॉन मेटल पे जो मेल्टिंग पॉइंट है उसका रीजन किस पे डिपेंड करेगा? वैन डर वाल्स फोर्सेस पर। किस पर? आप बॉन्डिंग मेरे साथ पढ़ चुके हैं कि जहां पर चार्ज का कोई रोल नहीं है, बॉन्ड का कोई रोल नहीं है, वहां क्या आ जाएंगे? वीक फोर्सेस, जिनको हम वैन डर वाल्स फोर्सेस कहते हैं। और बेटा मैं जब भी पढ़ाता हूं बताता हूं, जिसने नहीं भी पढ़ा तो वैन डर वाल्स फोर्सेस को कैसे याद रखेंगे? दीज आर द फोर्सेस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। तो स्ट्रक्चर जितना बड़ा होगा उतनी स्ट्रांग होंगी वैन डर वाल्स फोर्सेस, क्योंकि स्ट्रक्चर जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज्यादा वैन डर वाल्स फोर्सेस होंगी। वैन डर वाल्स फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स होती हैं। जब फास्फोरस जो है वो एग्जिस्ट करता है एज P4, सल्फर जो एग्जिस्ट करता है वो करता है S8, और क्लोरीन एग्जिस्ट करता है Cl2। अब अगर हम नॉन मेटल में देखते हैं तो क्या देखते हैं कि P4 एक बड़ा स्ट्रक्चर है, लेकिन S8 उससे भी बड़ा है। S8 का मतलब सल्फर के 8 एटम एक साथ एग्जिस्ट करते हैं बॉन्डेड। समझ में आ रही है? तो अगर मैं नॉन मेटल के अंदर आ जाऊं तो मेटल और जाइंट स्ट्रक्चर से तो इनको कंपेयर नहीं कर सकता, लेकिन अगर नॉन मेटल के मैं आपस में ट्रेंड देखूंगा तो P4 का मेल्टिंग पॉइंट मुझे नजर आएगा, उससे ऊपर नजर आएगा किसका? सल्फर का, और क्लोरीन का इन दोनों से नीचे होगा। ये सुनो, क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्सेस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर किसमें होंगी? सल्फर के मॉलिक्यूल में, क्योंकि उसका मॉलिक्यूल बहुत बड़ा है। इज दैट क्लियर? यस सर। सादिया बात समझ में आ रही है बेटा? मैं अपने आप को नहीं समझा रहा हूं बिल्कुल। यस सर, क्लियर। मुझे यकीन नहीं है तुम्हारी बात पे कि एक दफा में क्लियर हो गया। चलो मैं मान लेता हूँ। अब जरा देखो, तो मेल्टिंग पॉइंट कैसे दिखा रहा हूँ, देखो बेटा, ये सोडियम, ये मैं जनरल ट्रेंड बना रहा हूँ, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, और ये सिलिकॉन सबसे टॉप पे चला गया। ठीक हो गया? और उसके बाद नॉन मेटल का दिखा देते हैं। तो नॉन मेटल में मेटल से नीचे फास्फोरस, उससे ऊपर सल्फर, और सबसे नीचे बल्कि उससे भी नीचे आर्गन। आर्गन भी तो आ जाएगा इसमें। आर्गन क्योंकि सिंगल एटम के तौर पे मौजूद है तो उसके अंदर वैन डर वाल्स फोर्सेस और ही कम होंगी। बात समझ में आ रही है? मैं चाहूं तो इन दोनों लाइंस को जोड़ भी सकता हूं, और ये ट्रेंड है, लाइन ऊपर नीचे हो सकती है। ऐसा ना हो कि एग्जामिनर यहां से शुरू करते तो बोलो सर आपने तो आधे से शुरू किया था। समझ जाने की बात क्या है? ट्रेंड। बात समझ में आ रही है? ओ बॉली, भाई समझ में आई? रीजन समझ में आ गया अलग अलग क्यों कोट किए मैंने? यस सर। जी उजैर भाई, उसमें वैन डर वाल्स फोर्स का रीजन आ गया, इधर जो है सिलिकॉन में जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर का रीजन आएगा। रीजन आगे पीछे करोगे आंसर कट जाएगा। और सोडियम से एल्यूमिनियम में मेटालिक बॉन्ड का रीजन आएगा। कोई मसला? पक्का? अब ये ग्राफ जब एक साथ बैठ के देखो ना कंफ्यूजिंग लगेगी, सब एक जैसे लगेंगे, लेकिन टीचर यहाँ गलत भी तो फाड़ रहा है, समझा रहा है, ग्राफ बनवाना सिखा रहा हूं मैं। ग्राफ बने हुए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, आपको लॉजिक समझाकर ग्राफ बना रहा हूं। मैथ में तो तुमने ना बोला 11:30 बजे से। अब आ जाओ बेटा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी।
किस पे आ जाते हैं बेटा? इलेक्ट्रिकल, बोलो भाई, कंडक्टिविटी। अब इलेक्ट्रिकल Conductivity. कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्टिविटी किसमें होती है? मेटल में। और किसकी वजह से होती है? ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो सोडियम में फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे क्या एल्यूमिनियम में? Aluminium. हाँ भाई, एल्यूमिनियम में। यस और नो? तो इसका Yes, मतलब sir. ये हो गया कि जब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का ग्राफ बनाएंगे तो सोडियम के अंदर, तवज्जो रखना, सोडियम के अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी, लेकिन मैग्नीशियम में उससे ज्यादा होगी और एल्यूमिनियम में सबसे ज्यादा होगी। क्यों? रीजन क्या है कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो कंट्रीब्यूट कर रहा है एल्यूमिनियम 3 कर रहा है, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो कंडक्टिविटी भी ज्यादा है। जबकि सिलिकॉन क्या होता है? मेटलॉइड, सेमीकंडक्टर है, तो इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेटल से बहुत कम होगी। यस और नो? हाँ ना बोल Yes, भैया। sir. Yes, sir. क्योंकि ये मेटलॉइड है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नीचे आ जाएगी, और नॉन मेटल में तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती ही नहीं है, इसलिए आप इसको ऐसे लें। सही है भाई? यार जीरो ही है, बुक में लिखा हुआ तो जीरो, लेकिन ग्राफ में ऐसे शो किया। समझ में आई भाई? Yes, sir. तो अगेन अगर मैं इसको लेबल कर दूं तो कैसे लेबल होगा? ये सोडियम है, ये मैग्नीशियम है, ये एल्यूमिनियम है। रीजन समझ में आया कि कंडक्टिविटी एल्यूमिनियम तक बढ़ क्यों रही है और फिर सिलिकॉन में कम क्यों हो गई है? Yes, sir. जोया तुम्हें समझ में आ रहा है? जी सर। तो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी खत्म हो गई। क्या कहते हो? कौन कौन सी प्रॉपर्टीज थी भाई? ज्यादा हो गया क्या? हाँ, अच्छा। अब आयोनाइजेशन और इलेक्ट्रॉन, आयोनाइजेशन से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तक की जो टर्म्स थी ना, ये आपने चैप्टर 3 में ऑलरेडी पढ़ी। अगर तो मैं बुक वाले स्टेटमेंट को कोट करूं तो मैं कहूंगा रेफर टू चैप्टर 3 फॉर ऑल दीज प्रॉपर्टीज। ठीक है, लेकिन फिर वही बात है कि हम तो हैं ही सदा के ख्वार, हमारा तो काम ही है बार बार कराना, बार बार एक चीज को कराना, और हमारे बच्चे का काम क्या है? बार बार उसे भूल जाना। काम हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, ठीक है। तो खुलासा ये कि इसके आगे की जो प्रॉपर्टीज हैं, आप चैप्टर 3 जो है वो रिवाइज कर लीजिएगा अपने अपने इस्तिताअत में, इंशाल्लाह ताला। फिर मैं चैप्टर 3 ये तीनों कॉन्सेप्ट को क्विकली बताकर फिर हम लोग रिएक्शन की तरफ चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, कॉलेज स्कूल जाना है मंडे को? नहीं जाना? नहीं, मंडे को। अच्छा, मंडे को है ना? ये बताओ मुझे, चल ये बताओ कि वो रेहा, तुम्हारा मंडे को स्कूल है? जी सर। कितने बजे स्कूल है? सर 3 PST। 3 PST स्कूल है, अच्छा। अच्छा, इम्यूनिटी तो खत्म हो गया ना तुम लोगों का बायो में? तो ऐसा करते हैं, जी सुनो, सर। ऑर्गेनिक वाला टेस्ट जो है हम रख लेते हैं मंगल को। ऑर्गेनिक वाला जो रीटेस्ट है वो मंगल को, ठीक है? ठीक हो गया। और मंडे को इंशाल्लाह इसी को कंटिन्यू करेंगे, सही है? और अच्छा, दूसरा ये कि वो मुझे याद दिला देना वेडनेसडे को, थर्सडे को सुबह जिन लोगों ने इक्लिविलिया रिवाइज करना है, मैं इक्लिविलिया रिवाइज कराऊं थर्सडे को सुबह। वेडनेसडे को याद दिला देना केपी कैसी बात, सही है? जिनको रिवाइज करना है वो थर्सडे को मुझे, वेडनेसडे को याद दिलाना, थर्सडे की सुबह याद नहीं दिलाना। वेडनेसडे को सुबह याद दिला देना। तो थर्सडे को इंशाल्लाह सुबह 10-11 बजे, उस वक्त तो तुम्हारे होगी ना क्लास, ले लोगी ना तुम? स्कूल तो नहीं होता उस वक्त तुम्हारा? नहीं सर, ले लूंगी। ले लोगी ना? सादिया शरीफ आप भी ले लेंगी, और आप तो है ही सदा के फारिग। तुम्हारा कॉलेज है, तुम कॉलेज जाना, तुमने तो पढ़ा हुआ है पहले। और नहीं पढ़ा हो तो सुन लेना, कॉलेज में बैठ के सुन लेना। नहीं बेटा, बस बस पेट फिल हो गया बेटा, बस मैंने हलीम इसलिए खा ली थी कि रिजाया ना हो, तुम मुझे फ्री खिला। चले जी, तकरीबन रीजन कर लिए, चैप्टर 3 वाले रह गए, ठीक है? ग्राफ सारे समझ में आ गए ना? कोई मसला तो नहीं है इसके अंदर? ये 100% आने वाला पार्ट पढ़ा है आपने, इसको जाकर एक बार ताजा ताजा बुक से या नोट से रीड कर लेना तो कवर हो जाएगा।